नमस्कार, खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर की। जौनपुर में चकबंदी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक हुई है। ग्रामीणों पर पुलिस पर पथराव करने का भी आरोप लगा है। गौराबाद शाहपुर के करेथू गांव में कल से ही चकबंदी अधिकारी और ग्रामीण आमने सामने हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और एक बार फिर आज जौनपुर में बवाल हुआ। आज मामला हिंसक रूप ले गया। वहां पर ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर आज की है और एक कल की तस्वीर है। फिलहाल कई थानों की फोर्स के साथ भारी पुलिस बल गांव में मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी में गड़बड़ी की जा रही है और इसी बात को लेकर आज हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और वहां पर लाठियां चलानी पड़ी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में किस तरीके से चकबंदी को लेकर विवाद बढ़ गया और आज फिर वहां पर बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ गौराबाद शाहपुर में। ग्रामीण और पुलिस के बीच में वहां पर तनाव पैदा हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक आज की तस्वीर है और एक कल की तस्वीर है कि 2 दिन से लगातार किस तरीके से विवाद लगातार बढ़ा हुआ है। ग्रामीण अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर आज ग्रामीण और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गया, जिसके बाद वहां पर लाठी चलानी पड़ी और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। ग्रामीण लगातार चकबंदी को लेकर के अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हुई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर कल की है। मनोज बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, एक बार फिर हालात हिंसक हो गए हैं। आखिर यह प्रशासनिक अमला कर क्या रहा है? देखिए अनुपम, जिस तरीके से दूसरे दिन लगातार चकबंदी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण दूसरे दिन आक्रोशित रहे और बवाल करने तक की नौबत आ पड़ी। संयोग अच्छा रहा कि समय पर भारी संख्या में पुलिस बल थी, जहां पर बड़ा बवाल होने से बचाया जा सका। ग्रामीणों का जो गुस्सा था वो चकबंदी अधिकारियों पर था, चकबंदी कर्मचारियों पर था, जो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों के इशारे पर उनके हिसाब से जमीन का जो है सीमांकन कराकर चकबंदी में उनको ज्यादा फायदा देने का आरोप लगा रहे थे। गांव में 2 गुट है जिस पर ये मामला चल रहा है। लगातार जो है चकबंदी का प्रशासन हो या फिर वहाँ के कर्मचारी हो जिससे काम करने वाले हैं, उनके कार्यशैली पर ग्रामीण लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये कोई इकलौता मामला ये गांव के जिले के लेकिन मनोज, सवाल ये, कल भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, कल भी हालात तनावपूर्ण थे। उसके बाद क्या जिले के अधिकारियों ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया? 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, आज वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर क्यों समाधान निकालने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, जिस तरीके से चकबंदी अधिकारियों पर ग्रामीण भ्रष्टाचार लगा रहे हैं, दूसरे दिन भी चकबंदी के अधिकारी हो या जिला प्रशासन में जहां जिलाधिकारी हों, उनके मार्फत जो कार्य करना चाहिए, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कंट्रोल किया जाना चाहिए कि आखिर ग्रामीण जो है किस हिसाब से वो आक्रोशित हो रहे हैं, उनकी जायज मांगे क्या है, उस आधार पर उनकी प्रॉपर सुनी जाए और बैठ के बैठक की जाए, उनके समस्याओं का समाधान कर तब जाकर आगे जो है चकबंदी के कार्य कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन इस विषय पर गंभीरता नहीं लेता। नतीजा ये रहता है कि चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ जो है नाराज ग्रामीण आज भी रहते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव अपने आप दर्शकों को बता रहे हैं, जिस तरीके से इस तस्वीर सामने निकल के आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि अभी भी ग्रामीण आक्रोशित है, नाराज है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार न्यूज 18 की टीम जौनपुर के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि दर्शकों को बता पाए कि आखिर जौनपुर में 24 घंटे से जो हालात गौराबाद शाहपुर में बने हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। बिजनौर में बड़ा हादसा हुआ है। 2 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में परिवार दब गया है। मलबे में 4 बच्चे और एक महिला दबी है। पुलिस ने 2 बच्चों का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है। दोनों घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है बिजनौर की। 2 मंजिला इमारत गिरने से वहां पर यह हादसा हुआ है। 4 बच्चे और एक महिला वहां पर इस हादसे में दब गई। पुलिस ने फिलहाल 2 बच्चों का रेस्क्यू वहां पर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। इसके बाद दोनों घायल बच्चों को निकाला गया और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भर-भरा कर ये 2 मंजिला इमारत वहां पर गिरी, जिसमें पूरा का पूरा परिवार दब गया। मलबे में 4 बच्चे और एक महिला वहां पर दबी। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अब बात करते हैं झांसी की। झांसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हर घर जल योजना की शुरुआत की। इसके तहत बुंदेलखंड के जिलों में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। झांसी में योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की नजर बुंदेलखंड के विकास पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश के पानी को बचाने को लेकर भी लोगों से अपील की है। साथ ही कहा कि अब बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा। तो हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और बुंदेलखंड में जो जल का संकट है उससे उबारने की बुंदेलखंड को कोशिश की गई। 2 सालों में आपको बता दें कि यह पूरी योजना साकार होगी और इसके बाद बुंदेलखंड में जो जल का संकट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर बड़ी मात्रा में तालाब खुदवाए, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी इस बार तो फिर भी मानसून पहले आ चुका है और बरसात प्रारंभ हो गई है। बुंदेलखंड में काफी बरसात पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुई है। पिछले वर्ष भी अच्छी बरसात हुई थी और मैं चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों को अभी से व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्या हम बरसाती जल के संरक्षण के लिए किसी ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं? खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक शख्स बिजली के टावर पर चढ़ गया। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। मामला कटघर इलाके का है। बलदेवपुरी में युवक टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि वो शख्स मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पहले ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं उतरा तो पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मान मनोबल के बाद एक बार तो वो नीचे आया, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर चढ़ गया। हालांकि एहतियातन कुछ देर के लिए पुलिस ने हाई टेंशन लाइन से सप्लाई रोक दी, लेकिन बावजूद इसके शख्स को नीचे नहीं उतारा जा सका। मुरादाबाद में पिछले 6 सालों से एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो आज भी निर्माणाधीन है। पुराने नेशनल हाईवे पर बन रहे इस पुल के निर्माण की घोषणा जब हुई थी, शहर के लोग काफी खुश हुए थे, लेकिन डेडलाइन पास हो जाने के बाद भी पुल नहीं बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। ये पुल इंतजार में है कि आखिर कब बनेगा। आप देख सकते हैं कि पुल पर ट्रैफिक है और एक दूसरा पुल जो ठीक उसके बराबर में बना हुआ है वो अभी बंद है। पिछले 6 साल से इस 750 मीटर लंबे पुल का निर्माण चल रहा है। कभी रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी डालने को लेकर देरी होती थी, कभी किसी वजह से लगातार देरी के चलते 6 साल में ये पुल नहीं बना है। अब जल्दी इसमें काम शुरू हुआ और ये दावा किया गया कि जनवरी 2020 तक ये पुल बना दिया जाएगा, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू हुआ और इसकी वजह से अब ये काम और पिछड़ गया है। पुल पर एम्बुलेंस फंस जाती हैं, बार बार जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन के बीच में तालमेल न होने की वजह से भी काफ़ी दिनों तक ये पुल का निर्माण अधर में लटका रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। 6 साल में सत्ता बदल गई, लेकिन साहब ये पुल नहीं बन पाया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और बाइक की समाधि बना दी। एसपी कार्यकर्ताओं ने पहले एक कब्र बनाई और फिर उसमें बाइक रखी और श्रद्धांजलि देने लगे। नेताओं ने कहा कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, इसलिए अब आम आदमी के लिए बाइक से चलना मुश्किल हो रहा है। एसपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी भी दी कि अगर पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इस गूंगी बहरी सरकार को समाजवादी साथियों की तरफ से ये चेतावनी है कि अगर जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो इससे भी ज़्यादा आंदोलन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी करेंगे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मऊ से शुरू हुआ कार्रवाई का यह सिलसिला गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक आ गया।
यहां भी पुलिस ने उसके करीबियों पर कार्रवाई की, साथ ही कुछ को गिरफ्तार भी किया। एक साल से इस पे कर रहे थे। पिछले साल भर में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई। पिछले एक साल में हम लोगों ने इनके काफ़ी सब लाइसेंस जो उनके सहयोगी लोग थे उनके कैंसिल कराए थे, जिनको जमा कराया गया था। जो इनके मऊ में टैक्सी स्टैंड का ठेका था, वहाँ लोग अवैध वसूली करते थे, उनके खिलाफ 4 FIR पहले दर्ज हुई थी। इसी प्रकार से लगभग 20 साल से अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने 26 को अरेस्ट किया था। गाजीपुर में भूमाफिया रैपिड एक्शन मोड में है। यहां वो पोखरों, तालाबों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। मामला सेवराई तहसील के रेवतीपुर और नक्सर गांव का है, जहां दबंगों ने तालाबों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। गांव के तमाम तालाबों, पोखरों को पाटकर दबंग भूमाफियाओं ने मकान खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट से आदेश है कि पोखरों, तालाबों से अवैध कब्जा हटवाया जाए, लेकिन बावजूद इसके भूमाफिया सक्रिय हैं। प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात करता है, लेकिन जमीन पर एक्शन दिखता नहीं। उनको हम लोग ठीक करा रहे हैं और अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया और आने वाले कुछ दिनों में वहां भी अतिक्रमण हटा करके और उस तालाब को और गहरा करके सुरक्षित करके। खबर मऊ से है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो उंगलियों के निशान की क्लोनिंग करके लोगों के खातों से रुपए उड़ा लेता था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कुछ लोग आजमगढ़ और कुछ मऊ के रहने वाले हैं। इनके पास से क्लोन बनाने की मशीन और केमिकल बरामद हुआ है। साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियां, लैपटॉप और कई डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी दोहरी घाट इलाके से हुई है। हमारी टीम को सूचना मिली तो इन लोगों ने इनको इंटरप्ट किया, इनकी गिरफ्तारी की है। ये लोग थंब इंप्रेशन, अंगूठा निशानी का क्लोन बना करके ये CSP से पैसे निकालते थे और इन्होंने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया। कानपुर की पुलिस अब उन पुलिस कर्मियों की चेकिंग कर रही है जो ट्रैफिक नियमों और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। नए कप्तान साहब आए हैं, उनके आदेश पर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उनका चालान भी काटा जा रहा है। खुद SSP साहब ने अपने ऑफिस के सामने ही नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों का चालान करवाया। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि अगर पुलिस वाले खुद को नियमों से ऊपर मानते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बिना मास्क, बिना हेलमेट के आए हैं, उनके लिए निर्देश दिया गया है तुरंत अपना हेलमेट, मास्क पहने, और जो नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई बराबर होगी। उनके लिए अलग नियम नहीं है, बल्कि मैं अपेक्षा करता हूं अपने लोगों से, पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारियों से मैं अपेक्षा करता हूं और मैं एनफोर्स भी कराऊंगा कि जनता के लिए हम लोग एक रोल मॉडल की तरह रहना चाहिए। इधर गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से अब शहर की हालत बिगड़ती जा रही है। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम गोपाल। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश का असर अब गोरखपुर की नदियों के साथ साथ यहाँ के नालों पर भी दिखाई पड़ रहा है। नाले पूरे उफान से बह रहे हैं और वो नदियों में गिर रहे हैं, जिसके कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ जो शहरी जीवन है वो लगातार नरकीय बना हुआ है, क्योंकि गोरखपुर शहर का आधा हिस्सा जो है वो एकदम कटोरी की तरह है और वहाँ की अधिकतर गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अपने सामानों की सुरक्षा के लिए लोग लगातार इंतजाम कर रहे हैं कि जिससे उनका सामान खराब ना हो, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब गोरखपुर जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। माइक्रोसॉफ्ट की निवेश की योजना को लेकर अगले दौर की बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। यूपी सरकार में MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में यह जानकारी दी। अगर निवेश को लेकर माइक्रोसॉफ्ट से बात बन जाती है तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा IT हब बन सकता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विश्व की जो 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है और उनका जब दक्षिण भारत में उनका एक कैंपस है, हैदराबाद में है और बेंगलोर में है, उन्होंने निर्णय किया कि वो
उत्तरी भारत में भी करना चाहते हैं, एक अपना कैंपस तैयार करना चाहते हैं। तो उसमें अन्य राज्य भी थे, हम लोग ने भी प्रयास किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ हमें दिशा निर्देश दिए और मार्गदर्शन दिया। उसके आधार पर माइक्रोसॉफ्ट से हमारी जो बातचीत हुई, उन लोग ने मतलब उनकी सहमति बनी और उसके अंदर उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही अपना नया कैंपस खोलना चाहते हैं और 3-4 साल के अंदर वो 4000 की कैपेसिटी का कैंपस होएगा और उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो हमने बताया कि हमारे पास नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में है, जो आपको ज़मीन चाहिए उससे ज़्यादा ज़मीन आपको हम उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में होने वाली है। स्वागत है ब्रेक के बाद और बात करते हैं साधु की समाधि की। हमीरपुर में एक साधु ने जमीन में समाधि ले ली। जी हां, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह हुआ है, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मामला मौदहा कोतवाली के पारीछा गांव का है, जहां राजस्थान से एक साधु को मंदिर की स्थापना के लिए बुलाया गया था और जब बाबा अपने शिष्य के साथ गांव पहुंचे तो चमत्कार की बातें करने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने बाबा का मजाक उड़ाया। गांव वाले कहते हैं कि इसी मजाक से बाबा आहत हो गए और समाधि लेने पड़ गए। इसके बाद ग्रामीणों ने एक गड्ढा खोदा और फिर बाबा ने उसमें समाधि ले ली। करीब 3 घंटे के बाद बाबा को जमीन से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत खराब हो गई थी। हालांकि इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी तो बाबा समाधि ले रहे हैं, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक बाबा को बाहर निकाला जा चुका था। पुलिस की माने तो समाधि जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने बाबा को समाधि लेते हुए देखा है वो बता रहे हैं कि अगर वक्त पर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया होता तो बाबा की जान जा सकती थी। ये समाधि लेने की खबर बाबा, ये सही में बाबा जी समाधि ली थी 1 बजे जी। अब इनको 4 बजे निकाल लिए गए, 4:50 के आसपास। 4:50 के आसपास। हाँ, तो बाबा जी झामा खा रहे थे। अच्छा। ऐसे लफते जी जी जी। बाबा जी जितनी टाइम निकाला गया तो डॉक्टर से पूछा गया कि इसको देखो कोई तकलीफ तो नहीं है, ये मर-मुराद तो नहीं जाएगा। तो बाबा जी को निकाले तो कह रहे थे इसको चेक किया, थोड़ी देर में कह रहे होश आ जाएगी इसको। अच्छा। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हुआ जी, उनको बताया गया कि ऐसा काम मत करना। पुलिस ने बताया कि ऐसा काम मत करना दोबारा जी। अस्पताल के लिए कहा। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना नवंबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने आज कोरोना काल में 6ठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मानसून और त्योहारों के मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे समय में लोगों का खर्च भी बढ़ जाता है, इसलिए कोरोना संकट काल में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिर तक किया जाता है, इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। गरीब कल्याण योजना के एक्सटेंशन पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही लोगों से अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख कर के इसे बढ़ाया है। हम इसके लिए आभारी हैं। खबर दमदार में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।